हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हम 2D में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर चुके हैं और हमें क्या क्या मिला था जब हमने रिजोल्यूशन किया था वेक्टर का। तो हमें मिला था ए वेक्टर 2D में किया था तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मतलब ये किस में मिला था 2D रिजोल्यूशन। ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D ये हमें मिला था। ठीक है, जो ए एक्स है वो क्या मिला था, ए एक्स मिला था ए कॉस थीटा। ए वाई कितना मिला था, सेकंड जो कंपोनेंट था वो मिला था ए साइन थीटा। मतलब अगर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा, मतलब वो थीटा नहीं बना रहा पर 90 माइनस थीटा तो बना रहा है। ऐसे ही तो था हमारा डायग्राम, ये ए वेक्टर था। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस था, यहाँ वाई एक्सिस था, ये थीटा एंगल था। ठीक है, तो ये ए वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लगता है। इसके साथ थीटा बनाया था इसलिए ये कॉस हो गया, और ये वाला ये एंगल कितना होएगा 90 माइनस थीटा ही तो होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। तो ये क्या कहलाता है, ए साइन थीटा। ये पता है ऐसे आता है, जिसके साथ भी एंगल बन रहा होता है कॉस लगा दो। ए मैं इसके साथ कॉस 90 माइनस थीटा लगाऊंगी तो ए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है। सपोज़ करो ऐसे होता कि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल ना बनाकर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता, सपोज़ करो। ठीक है, तो क्या होता कि यहाँ पे इसका कंपोनेंट पता है कितना होता, ए वाई कॉस थीटा। मतलब ए वाई जो है वो ए कॉस थीटा होता। मतलब बस आपको तो ये देखना है कि थीटा एंगल किस एक्सिस के साथ बना रहा है, कॉस उसके साथ लगाना है। यहाँ पर थीटा एक्स के साथ लगा रहा था इसलिए ए कॉस थीटा हो गया था, दूसरा बचा हुआ ए साइन थीटा हो गया था। ठीक है, अब देखो ये जो ए वेक्टर वाई के साथ अगर थीटा बनाएगा तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और जो बचा हुआ होगा यानी कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, इससे जो ए एक्स है वो ए साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आ गई। तो जो भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है उसके साथ आपको कॉस लगाना है कंपोनेंट के लिए, और बचे हुए के साथ साइन लगाना है। बात समझ में आ गई। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये मतलब ये पॉइंट जो मैं बताती हूँ ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सेकंड है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D। ठीक है, यानी कि अब की बार आपके वेक्टर के जैसे यहाँ पे दो मिले थे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, अब एक और मिल जाएगा ए जेड के कैप। ठीक है, पर उससे पहले आप देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, देखो अब की बार दो एक्सेस ना लेकर के हम कितने एक्सेस लेकर के चलेंगे, 3, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लो, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका z हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया वेक्टर a। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कोई भी वेक्टर a। ठीक है, ये आपका a वेक्टर हो गया। ये a वेक्टर जो है ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और z एक्सिस के साथ बना रहा है गामा। 3 एंगल दिख गए। ठीक है, इसके साथ बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा, और जेड के साथ बना रहा है गामा। ये जेड एक्सिस है, जेड के साथ कितना बना रहा है गामा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंपोनेंट में ब्रेक करो, पहले 2D में कर लो फिर 3D में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 2D का समझ में आ गया तो 3D का भी आ जाएगा। ये कितना होगा, ये कॉम्पोनेंट होगा ए एक्स, वैल्यू हम जानते हैं ए कॉस थीटा होती है। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट जो ब्रेक होगा ये होगा ए वाई। ठीक है, ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D होता है उसको हम रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये कितना होगा ए वाई। ठीक है, तो 3D को समझने से पहले हमने 2D भी बता दिया। ठीक है, 2D का यही था। अब 2D के बाद दो तो हो गए, इस ए वेक्टर का तीसरा जो है z वो ऐसे है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो इस ओरिजिन के परपेंडिकुलर ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। पर पेपर हमारा 2D है तो हम दिखा नहीं सकते 3D को, इसलिए हम टेढ़ा दिखा देते हैं ऐसे। अदरवाइज़ ये z जो है एक्सिस वो इस तरीके से है। ठीक है, तो इस ए वेक्टर का इस पेन वाली डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाली जो डायरेक्शन है खड़ी वाली, इसमें जो कंपोनेंट है, जैसे इसमें ए एक्स इसमें ए वाई था, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा ए जेड, कितना होगा ए जेड। डायरेक्शन में दिखा देती हूँ, इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में एक, और इस डायरेक्शन में एक। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो है आपका ये पर्टिकुलर ए जेड जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं आपको इसका वो भी दिखा देती हूँ इस प्लेन में।
ठीक है, यानी कि ये ए एक्स है तो ये भी तो ए एक्स ही होगा। कंपोनेंट तो ए जेड यहाँ पे हो गया, ये ए एक्स हो गया, ये ए जेड है तो ये भी तो ए जेड ही होगा। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, है ना, या फिर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं एक इससे क्या क्यूब बन जाता, आपको उस क्यूब में सारी चीज़ें समझ में आ जाती। हालांकि आप इतना भी बना के आओगे ना पेपर में तो वो आपको पूरे नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो अब इसको एक बार पूरे को बता देते हैं ना पूरा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू डायग्राम a vector is in 3D Cartesian coordinate system, ठीक है। ये वेक्टर ए तीनों एक्सिस के साथ कितने कितने एंगल बना रहा है, एक्स के साथ बना रहा है अल्फा, इसके साथ बीटा और जेड के साथ गामा, ठीक है। दिस वेक्टर ए वेक्टर makes an angle alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो फिर हम क्या बताएंगे, components of a vector in 2D, यानी कि एक्स वाई प्लेन में, यानी कि z को फिलहाल भूल जाओ, 2D में कंपोनेंट कितने हैं, ए एक्स ए वाई, है ना। एक्स वाई प्लेन आर ए एक्स एंड ए वाई, दो कंपोनेंट है, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर थर्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए जेड, ठीक है, ए जेड होगा, ठीक है। सिंस ए एक्स क्या होता है, ए कॉस थीटा, वो तब होता है जब थीटा एंगल बनाए, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। मैंने आपको बताया था आपको ये देखना है कि कोई भी वेक्टर किसी भी एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बना रहा हो उसके साथ कॉस लगा दो। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एंगल शो कर रखा था थीटा, तो मैंने ए के साथ ए कॉस थीटा लगा दिया, तो ये तो मिल गया मुझे ए एक्स, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये वाला एंगल बचा हुआ 90 माइनस थीटा है, तो इसके साथ भी कॉस लगा दो, तो आपने ए कॉस 90 माइनस थीटा लगाया था, उसी से हमें साइन मिला था, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा ए साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स के साथ जो ए वेक्टर है वो अल्फा बना रहा है तो कॉस लगा दिया। अब ये ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो इसके साथ भी कॉस लगा दो। जेड के साथ कितना बना रहा है, गामा, तो इसके साथ भी कॉस बना दो, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कोई भी वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, आपको तो उस कॉम्पोनेंट में ब्रेक करने के लिए उस एक्सिस के अलावा उसके साथ बस कॉस लगाना है। जैसे ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेंट लेना है, एंगल अल्फा पता है तो कॉस लगा दो, ए कॉस अल्फा, ठीक है। ए वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट बताना है ए वाई, तो ये चेक करो कि ए वेक्टर वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो उसके साथ क्या बना दो, एक कॉस लगा दो, ठीक है, इसके साथ गामा, तो आपके पास ए वाई कितना आ जाएगा, ए कॉस बीटा, और ए जेड कितना आ जाएगा, ए कॉस गामा, क्योंकि हमें हर किसी के साथ एंगल पता है, हमें जेड के साथ भी एंगल पता है वेक्टर ए का, हमें वाई के साथ भी एंगल पता है वेक्टर ए का, हमें जेड के साथ एक्स के साथ भी एंगल पता है वेक्टर ए का, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, तो तीनों एंगल आपको समझ में आ गए, ठीक है। देयरफॉर जैसे हमने ए वेक्टर लिखा था 2D में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो 3D में कैसे लिखेंगे, तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा ए जेड, और इस एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है के कैप होता है, इस एक्सिस के अलॉन्ग कितना होता है, आई कैप होता है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग कितना होता है, जे कैप। हम पहले से ही जानते हैं ये चीज़ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितने कितने यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमें वेक्टर जब पूरा लिखना होता है तो उस कंपोनेंट के साथ उस यूनिट वेक्टर को लगा देते हैं, वाई के साथ वाई का यूनिट वेक्टर, जेड के साथ जेड का लगा देंगे, तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और
ए जेड के कैप। और अगर आपसे कोई इस वेक्टर का मॉडुलस पूछे, मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछे, या तो आप ए लिखो खाली या ए वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगाओ, तो वो कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है ना हमारा यहाँ पर ए क्या आया था, इसका मॉडुलस कितना आया था, मॉड ए कितना आया था, √ax² प्लस ay², याद है ना 2D में जब मैंने ब्रेक किया था तो यही कहा बताया था आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट, उसका मॉडुलस हो गया, उस वेक्टर ए का मॉडुलस हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये 3 है, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, इनका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो, ax² प्लस ay² प्लस az²। समझ में आ गई बात आपको। सपोज करो आपको किसी भी वेक्टर को, फॉर एग्जांपल आर वेक्टर को लिखना है, आर वेक्टर को आप ऐसे तो लिखते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पहले भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे आर कोई वेक्टर है, वो आर वेक्टर वाला काम कौन कर रहा है, ए वेक्टर, ए एक्स वाला काम एक्स कर रहा है, ए वाई वाला वाई कर रहा है, ए जेड वाला जेड कर रहा है। तो इसका जो मॉड होगा आर वेक्टर का मॉडुलस या आर जो होगा वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है, एक्स वाई जेड, उनका स्क्वायर कर दो और सम करके अंडर रूट कर दो। बात समझ में आ गई। तो ये आपका पूरा हो गया 3D में। बात समझ में आ गई आपको। अब आप मेरी बात सुनो, हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, उसके हमने 3 लॉ पढ़ लिए, ट्राइंगल लॉ, हमने उसमें पॉलीगन लॉ और हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, वो मेथड था आपका एक तरीके से ग्राफिकल मेथड था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, है ना, उसमें मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी समझा दिया था। वेक्टर एडिशन बाय द एनालिटिकल मेथड। ठीक है, मतलब एनालिटिकल मेथड करके कंपोनेंट्स को, क्योंकि मतलब एनालिटिकल मेथड में हम कंपोनेंट्स के थ्रू एडिशन करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया था कंपोनेंट्स में, रिजोल्यूशन नहीं किया था, तो हमें नहीं पता था कि एनालिटिकल मेथड कैसे यूज़ करें, क्योंकि एनालिटिकल मेथड में आपके काम में आएंगे कंपोनेंट्स। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड हम लोग करेंगे। उससे पहले मैं आपको ना 1-2 एग्जाम्पल करा देती हूँ ग्राफिकल मेथड के, कि किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, देखें, सपोज करें वेक्टर एडिशन, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, सपोज करो कोई वेक्टर आपके पास ये है और ये है आपका ए वेक्टर। ठीक है, और कोई वेक्टर आपके पास ये है और ये है आपका बी वेक्टर। आपसे कोई कहे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, तो आप वेक्टर एडिशन कैसे करोगे, है ना, वो देखो आप वेक्टर एडिशन कैसे करोगे। ए वेक्टर को तो जैसा है वैसा लिख दो, जिसकी जो शक्ल है उसको वैसे ही लिख दो। बी वेक्टर ऐसे जा रहा है नीचे की साइड, तो इसकी जो टेल है उसको इसके हेड पर ले आओ उठा करके, जैसे ये टेल है इसको उठा करके मैं इधर ले आऊँगी तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा। ये बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर की जो हेड है उस पर मुझे बी वेक्टर का टेल रख देना है। बात समझ में आ गई। उससे मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो ये बैक टू बैक हो गए, है ना, एक ऐसे जा रहा है, एक उसके जस्ट बाद जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। हमें पता है ना रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट में होता है, तो ये ट्राइंगल बन गया ना, तो हो गया। अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड एक ही दिशा में 2 वेक्टर को बताए, तो तीसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को बताता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट या परिणामी या नेट जो होगा वो a + b हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको। तो इस तरीके से 2 अलग अलग वेक्टर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो आप उनको उठा करके इस तरीके से उनका सम भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जिस दूसरे वेक्टर को ऐड करना है उसको उसके टेल को पहले वेक्टर के हेड पर ले जाओ। ठीक है, सपोज करो ये तो पहली कंडीशन हो गई, इसमें तो एडिशन हो गया आपका। अब इसी में अब आपसे कोई सब्ट्रैक्शन पूछ लेता तो क्या करते, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे देता, सपोज करो कि ए वेक्टर आपको ये दे रखा है और बी वेक्टर जो है वो आपको ये दे रखा है। दरअसल ये जो बी वेक्टर है दिस इज़ माइनस बी वेक्टर। देखो ना, बी वेक्टर ऐसे है और माइनस बी तो उसके अपोजिट ही होगा। मैंने आपको अपोजिट वेक्टर पढ़ाए थे तो बताए थे कि 2 वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, या फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या नहीं वो तो अनइक्वल हो जाएगा, तो वो वेक्टर जो एक दूसरे से सेम मैग्नीट्यूड के हो पर डायरेक्शन में अपोजिट हो वो अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पे बी वेक्टर जितना लंबा है उतना ही माइनस बी है पर डायरेक्शन में अपोजिट है। तो आप कैसे करोगे इनका एडिशन, कैसे करोगे, देखो ए वेक्टर को तो उठा दो आप ऐसे का ऐसा।
ठीक है, ये लो ए वेक्टर। समझ में आ गई बात आपको? बी वेक्टर कैसे है, ऐसे। अब क्या करना है, इसकी टेल को उठाकर इसके हेड पर रखना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे रखोगे, ऐसे ही तो रखोगे, ठीक है। ये तो ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी, मतलब ये एक तरीके से एडिशन हो गया किस किस का, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। बात मेरी समझ में आई, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं भाई, पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये ए वेक्टर है, ये नेगेटिव, बस आपको दूसरे वेक्टर की टेल को उठाना है और पहले के हेड पे रखना है। तो इस तरीके से ए और माइनस बी को ऐड किया तो मुझे रिजल्टेंट आर वेक्टर मिला। समझ में आ गई? और हम तो जानते ही हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक तरीके से ये ए माइनस बी है। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से आप वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? कल हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड, ठीक है। ओके, थैंक यू।